यहां से है तो ये नेगेटिव होगी। अब डीएम कितना होगा बेटा, डीएम होगा मेरा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू डीएक्स, है ना। इतनी छोटी सी लेंथ का मास वो क्या होगा भाई, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू डीएक्स। तो वो मैं यहां रख देता हूं, तो माइनस के m बाय एल जी और इंटू एक्स डीएक्स। जब मैंने डीएम की वैल्यू यहां से रखी तो डीएम मेरा क्या है, m बाई एल जी एक्स और dx बाद में रखी, तो ये मेरा बेटा क्या है, du। ठीक है जी। अब यहां पर ये है कितनी, यहां पर ये है कितनी भाई, आपकी 0 से l/3 तक है, 0 से l/3 तक है। तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी बेटा, अगर मैं u1 कह दूं या u कह दूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ du, और इंटीग्रेशन ऑफ du में अगर हम करते हैं तो माइनस के m बाय एल और g, और बेटा यहाँ x dx, और 0 से l/3, कितना, 0 से l/3। तो 0 से l/3 तक अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेटा u इज इक्वल टू माइनस के m बाय एल जी, और यहाँ पर बेटा x²/2, और कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से l/3 तक। तो कितना आ जाएगा ये, mgl, और साथ में बेटा 1/2, और ये l²/9। ठीक है जी। तो बेटा l से l का स्क्वायर चला गया तो माइनस के mgl/18I, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पहली है। अब ये सारी की सारी नीचे उतर गई, ये सारी की सारी बेटा नीचे आ गई। तो जब ये सारी की सारी नीचे आ गई तो जो हमारा बेटा ये चेन होती है, इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल पे होता है। कहाँ होता है बेटा, मिडिल पे। यानी कि जब मैं कहूंगा कि चेन आपकी नीचे आ गई ना, तो चेन नीचे आने का मतलब है कि उसका जो मिडिल पार्ट है वो आपका अर्थ पे लग गया, उसका सेंटर, अर्थ का सेंटर यहाँ पे लग गया। तो अर्थ का सेंटर यहाँ पे लग गया, यानी कि वो आपकी l/2 तो ऊपर होगी ना, तब मैं कह चुका हूंगा कि मेरी वो अर्थ पे आ गई, मेरी वो अर्थ पे आ गई। तो इसका मतलब है मेरी फाइनल पोटेंशियल, ये तो मेरी इनिशियल है, ये तो मेरी बेटा इनिशियल है, मतलब कि इसको तो मैं u1 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, u1। तो ये मेरी u1 आई है। तो u2 मेरी कहां से कहां तक होगी भाई, 0 से l/2। वो मेरी क्या होगी बेटा, 0 से l/2। तो 0 से l/2 तक बेटा आप u2 देखोगे तो u2 मेरा माइनस के m बाय एल जी और x dx बेटा कहां से कहां तक, 0 से l/2 तक। तो 0 से l/2 तक करते हैं तो कितना आता है, देखो mgl/2 आएगा, करके देख लो, क्योंकि l x²/2, ठीक है, आपका x²/2, और x²/2 में हाँ ये आपका 8 आएगा। क्या आएगा, mgl/8 आएगा। ठीक है जी। तो mgl/8 हमारा मतलब कि फाइनल है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हाँ ये बात क्या है कि जब आप ये समझो कि मेरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, यहाँ, और रेफरेंस पॉइंट से ये मेरी ऐसे करके आ रही, तो सेंटर बेटा कितने दूर है, l/2 दूर है ना। जब ये अर्थ पे मतलब कि पहुंच जाएगी, तो अर्थ पे पहुंचने का मतलब है कि ये मेरा l/2, मतलब कि जब इससे बिल्कुल किनारे से चली गई, तो किनारे से चली गई तो इसका मतलब है इस वाले पॉइंट से, देखा ना मैं तो सारी बात, तो इस वाले पॉइंट से सेंटर कितना नीचे जा चुका, l/2। तो इसका मतलब है अगर वो l/2 जा चुका ना, तो आप इसे 0 से l/3 मत कहो, वो तो इंटीग्रेट कर रहे थे। अब तो आपका ये वाला एंड यहाँ है, और सीधे सीधे l/2 को नीचे आ चुकी। तो जब वो सीधे सीधे नीचे आ चुकी, तो अब यहाँ से उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कितनी होगी, mgl/2। बात समझ में आई कि जब ये इसके ऊपर से पूरी की पूरी निकल गई और ऐसे नीचे जाने लगी, तो ये आपका पूरा जब इससे नीचे निकलेगी तो इस रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे रह जाएगा सेंटर, पूरी तो चेन l लेंथ की है, और ये कितना नीचे रह जाएगा l/2।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि U2 मेरा क्या होगा माइनस के mg L/2, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी चेन का मास m और g और लेंथ कितनी है भाई यहां से नीचे माइनस L/2। तो मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरी ये। तो बेटा वो कह रहा कि उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी, तो आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है डेल्टा के, अब पहले तो वो रेस्ट में थी तो हाफ mv² इक्वल टू चेंज कितना हुआ बेटा U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1 अगर आप करोगे तो अब माइनस के mg L/2 और प्लस के mg L/18, ठीक है जी, माइनस के, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसका मोड लेना है क्योंकि ये नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इसमें mgl, और बेटा यहाँ पर अगर मैं इसको लूं तो 18 तो एलसीएम आ गया, और यहाँ पर बेटा कितना आएगा 9, और यहाँ पर माइनस के 9 प्लस के 1, तो कितना आ जाएगा mgl, और ये आपका 8/18, तो 8/18 हो जाएगा 4 और ये 9, तो दैट इज 4/9 mg, ठीक है, समझ में आया। तो बेटा इतनी काइनेटिक एनर्जी चेन गेन कर लेगी जब वो अर्थ पर पहुंचेगी, तो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप इसको बेटा ऐसे देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10, इसका पिक लेना चाहो तो पिक ले लो। सर हमने उसका इंटीग्रेशन भी करा हुआ था, mgl/3 तो ले सकते हैं बेटा नहीं, ये तो इतना हिस्सा था, ये तो इतना हिस्सा था, पूरा का पूरा जब पूरी की पूरी बाहर आ गई वो तो मुझे पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वो तो पूरी की पूरी के सेंटर पे है ना। अब इतने से का सेंटर, इतने से का सेंटर, तो इतने से का सेंटर वो तो अलग पार्ट है ना, तो इतने पार्ट की अलग से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और फिर जब सारी निकल गई तो हमें पता है कि यहां से L/2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो लो जी आप इसको बेटा इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट बताता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ब्लॉक ऑफ मास m is pushed against a spring of spring constant k fixed at one end to a wall. The block can slide on a frictionless table as shown in the figure. The natural length of the spring is L and it is compressed to half of its original length. When the block is released, find the velocity of the block as a function of its distance from the wall. ठीक है जी, देखो इसके अंदर वो ये कहता है, अच्छा ठीक है, देखो भाई इसमें वो ये कहता है मेरे पास ये आपका सॉल्ड एग्जांपल 10 है, सॉल्ड एग्जांपल 10 में बेटा मेरे पास ये एक स्प्रिंग है और इसकी नेचुरल लेंथ बेटा उसने कही है L0, और ये पहले कंप्रेस किया L/2 लेंथ तक, तो इसका मतलब है L था L/2 तक कंप्रेस किया, तो अब ये L/2 L0/2 ही होगी, और इसको इतना कंप्रेस करके यहाँ से इसका ब्लॉक का मास m था छोड़ करके इसने स्पीड v गेट कर ली, ठीक है। तो छोड़ करके जब इसने स्पीड v गेट कर ली तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिस्टेंस x फ्रॉम द वॉल। अब देखो जब ये आपका डिस्टेंस x पर होगा वॉल से, डिस्टेंस x पर होगा वॉल से, तो उस टाइम के लिए आपको इसकी बेटा आपको इसकी स्पीड बतानी है, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, पहले ये कितना था L0/2 कंप्रेशन है,
तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी है हाफ ऑफ के L0/2 का स्क्वायर, और ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। जब इसे कंप्रेस तब हाँ तब की बात है ना, तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, रेस्ट पे है ना। अब ये मैंने छोड़ दिया, छोड़ करके ये आगे चला, अब आगे जाकर के ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस अगर x है और टोटल जो स्प्रिंग की लेंथ है वो L है, L0 इतनी, और ये x डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब अभी भी हमारा उसमें कंप्रेशन कितना है? L0 माइनस x। बात समझ रहे हो? मतलब कि टोटल कंप्रेशन मान लो इतना है, टोटल कंप्रेशन मान लो यहां तक है, ये L0 यहां तक, और बेटा ये यहां पहुंचा, यहां पर इस वाले पॉइंट पर, तो अभी भी हमारा स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है? ये L0 है, ये x है, तो L0 माइनस x तो अभी भी है, यानी कि इस कंडीशन के लिए जो उसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हाफ ऑफ के L0 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। और इस टाइम पर आकर के मेरा ब्लॉक की स्पीड बेटा v हो जाती है, तो यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ, अब उसने v को ही पूछा है आपसे, तो इसको इधर ले आओ, तो इधर ला करके बेटा ये मेरा क्या होगा? ये मेरा हो जाएगा बेटा k/2 और साथ में L0/2 का होल स्क्वायर माइनस L0/x का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू m/2 v स्क्वायर। तो 2 से 2 बेटा मेरा कट गया, और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा k/m और L0 स्क्वायर बाय 4 माइनस L0/x का स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। यस, ये बताओ समझ में आया? क्लियर है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट A of a frictionless track ABC as shown in the figure. It is pushed slightly towards right. Find the speed when it reaches at point B. Take g equal to 10. देखो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 एज द सॉल्व्ड एग्जांपल, ये पेज नंबर 129 पर एक ब्लॉक यहाँ है और इस ट्रैक पर चलते हुए यहाँ आता है, यहाँ पर इसकी हाइट तो बेटा उसने बताई है 1 मीटर, और यहाँ पर इस पॉइंट की हाइट आपको क्या बताई है? 0.5 मीटर। तो वो कहता है यहाँ से यहाँ तक आने में फाइंड द स्पीड बतानी है। तो यहाँ तो बेटा रेस्ट में था, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या थी भाई? काइनेटिक एनर्जी प्लस mg × 1। जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे स्पीड मान लो v होगी, तो यहाँ पे कितनी होगी? हाफ mv² और प्लस mg × 0.5। कोई फ्रिक्शन है नहीं कहीं भी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, ये इक्वल टू ये रखो, सॉल्व करो, आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, मैंने कल एक बात बताई थी, अगर यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होता तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते? डिफरेंस टोटल एनर्जी का, डिफरेंस टोटल एनर्जी। बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आप देख सकते हैं, वो कह रहा है, ये आपका वर्क एनर्जी एंड पावर में पेज नंबर 129 कि बेटा फिगर शो अ स्मूथ कर्व ट्रैक
terminating in a smooth horizontal part, a spring of spring constant 400 Newton per coulomb is attached at one end of a wedge fixed rightly with a horizontal part. उसके बाद 40 ग्राम mass is released from the rest at a height of 4.9 meter on the curved track. Find the maximum compression of the spring. अच्छा, आप खुद बता सकते हैं मेरे ख्याल से। ये यहां से आ रहा है और इसकी हाइट है आपकी 4.9 मीटर, ठीक है जी। और बेटा यहां से आ रहा है ये ब्लॉक, ठीक है जी। और यहां पे आकर के इसमें कितना कंप्रेशन होगा अगर इसका फोर्स कांस्टेंट के है? कैसे कैसे होगा? यहाँ पे कंप्रेशन बताना है। यहाँ पे तो mgh हो गया और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस। भाई आपका यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या है? 0 प्लस mgh। और जब वो वहां पहुंचा तो ब्लॉक इसे कंप्रेस करके रुक गया ना, एक्स कंप्रेशन लाके, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी बेटा, वैल्यू रखनी, सीधे सीधे आपको बेटा वैल्यू रखनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना सबको? अच्छा एक बात और, हाँ जी एक बात और, यहाँ फ्रिक्शन हो फिर डिफरेंस, आपका मतलब कि मैं कहूं कि मेरा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन मुझे दे रखा और अब कंप्रेशन निकालना, तो क्या करूंगा? मुझे फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन दे रखा, तो मैं क्या करूंगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी है, यहाँ की टोटल एनर्जी है, यहाँ की टोटल एनर्जी है, इन दोनों का माइनस, ठीक बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा कर लोगे ना आगे को, बस वैल्यू तो रखनी है अब तो सिर्फ वैल्यू रखनी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, देखो एक बात बताऊं, जैसे ही आपके ग्रेविटेशन तक और सेंटर ऑफ मास तक आपके चैप्टर पूरे हुए, ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ मास, उसके बाद की फिजिक्स आपकी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद की फिजिक्स में यही मैकेनिक्स है और यही मैकेनिक्स आगे हर जगह लगती है, फिर वो सारी चीज़ें आपकी और अच्छी होने लगेंगी। अगर ये चीज़ बस बढ़िया होगी तो आगे यही चीज़ लगनी है, बार बार मैकेनिक्स ही फिर आपकी दोबारा लगती है, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी, ये है पेज 129 पर इस बुक के लिए। अब कहता है कि फिगर शो अ लूप दैट लूप ट्रैक ऑफ रेडियस r, ठीक है जी। आप देखो जी यहाँ पर एक कार खड़ी है जी हमारी, और यहाँ आकर के और एक आपका ऐसे आकर के सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक है और उसकी रेडियस बेटा r है। उसके बाद कहता है कि a car start from a platform at a distance h above from the top of the loop। लो जी, ये जो आपकी कार है यहाँ पर एक h above है, ठीक है जी, और इस लूप के अंदर आती है, इस लूप के अंदर आती है ऐसे करके, ये लूप की जो रेडियस है r, ठीक है जी, इस तरीके से। अब वो कहता है, अच्छा फिर ये कहता है a car start from the platform at a distance h above from the top of the loop and goes round the loop without falling off the track। मतलब कि वो यहाँ इसमें कार यहाँ से आती है, ऐसे जाएगी और इसमें पूरा ट्रैक कवर करके यहाँ पूरा ऐसे चलती, यहाँ आती है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h फॉर अ सक्सेसफुल लूपिंग।
मतलब कि इस h की वैल्यू बताओ कि वो बेटा सक्सेसफुल पूरा लूप कवर कर ले। तो हमने कल एक चीज पढ़ाई थी आपको, जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके अंदर पूरा सर्कुलर पाथ करने के लिए, पूरा सर्कुलर पाथ करने के लिए अगर सर्कुलर लूप की रेडियस r है तो यहां पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, कल हमने निकाली थी, कल हमने निकाली थी √5 GL। तो बेटा √5 GL अगर वो हमारी कम से कम स्पीड है तो ये पूरा का पूरा चक्कर ले ले, ये पूरा का पूरा हमारा चक्कर ले ले, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसने वैसे तो उस तरीके से नहीं देखा, आप ऐसे समझो कि बेटा अगर वो यहां पहुंच जाए और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन अगर मेरा 0 नहीं है तो इसका मतलब है वो पक्का यहां से यहां तक भी इसके साथ टच में रही है और आगे भी टच में रहेगी। तो मैं अगर ये कार मेरी यहां आती है, यहां आकर के नॉर्मल रिएक्शन n भी नीचे को होगा, कार का वेट mg भी नीचे को होगा और सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा बेटा n प्लस mg इक्वल टू mv²/r, ठीक है। एक बात और, ये रेफरेंस पॉइंट में आपका अगर यहां मान लो, यहां तो पहले वो यहां थी, पहले वो यहां थी मतलब इस हाइट पे, फिर वो यहां आ गई, तो आप एक बात बता सकते हो कि उसकी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल तक आने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई, mgh। भाई h हाइट पे तो नीचे आया, मतलब कि बेटा mgh कितनी लूज हुई, mgh, और जितनी लूज हुई उतनी गेन हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, हाफ mv²। तो आप कह सकते हैं ना कि m से m मेरा कट गया तो मेरा v² बेटा 2gh है, v² मेरा क्या है बेटा 2gh, ठीक है। तो अब यहां पर v² मेरी 2gh है, मैं इसको यहां रख सकता हूं, मैं इसको यहां पे रख सकता हूं, तो बेटा n प्लस mg इक्वल टू m/r इंटू 2gh, ठीक है जी। तो बेटा मैं अगर इसको इधर ले जाऊं तो मेरा n इज इक्वल टू क्या आता है, mg तो कॉमन आता है, mg तो मेरा कॉमन आता है, और यहां पर ब्रैकेट में क्या बचता है 2h माइनस, देखो 2h/r माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब मेरा ब्लॉक यहां आया तो यहां नॉर्मल रिएक्शन ये, यहां नॉर्मल रिएक्शन ये, तो बेटा यहां तक तो मेरी नॉर्मल रिएक्शन पक्का 0 नहीं होनी चाहिए, यहां तक मेरी नॉर्मल रिएक्शन पक्का 0 नहीं होनी चाहिए और आगे भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मतलब कि n जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तभी तो ये इसके साथ चलता रहेगा। तो बेटा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या n इक्वल टू, आप इक्वल टू 0 भी ना कहो, ग्रेटर देन 0 ही कहो, तो बेटा मैं इसको यहां रख सकता हूं mg इंटू 2h/r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा 2h/r माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो बेटा इसका मतलब है कि मेरा 2h/r ग्रेटर देन 1 या मेरा h ग्रेटर देन r/2। लो जी, कंप्लीट सर्कुलर पाथ कर लेंगी, मेरा h जो है आपका r/2 से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम r/2 के इक्वल होना चाहिए, तो तब ये बेटा मेरा पूरा सर्कुलर पाथ कर लेंगे। तो ये बताओ बेटा सर, जो कार है वो सर्कल से अटैच तो नहीं है, लेकिन फिर इसमें जो mv²/r है उससे अटैच है।
बेटा देखो सर्कुलर पाथ के लिए टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, और दूसरी बात है कि ये पूरे सर्कुलर पाथ पे टच होकर के चलेगी जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन n आपका 0 से जाता है। अगर n 0 हो गया तो कांटेक्ट खत्म, अगर मेरा अर्थ से कांटेक्ट खत्म हो गया तो n आपका 0 हो गया तो अटैचमेंट ही खत्म हो गया, और जब अटैचमेंट खत्म हो जाएगा तो इससे अलग हो जाएगी, तो n आपका इसीलिए 0 से ज्यादा होना चाहिए। कौन सी? ये वाली कैसे बनी? देखो मैंने आपको कल एक बात कही थी, नहीं वो किसी ने भी, आप हर जगह, मैंने आपको एक दिन पहले एक बार ऐसे सर्कुलर पाथ पे तो बताया था कि भाई जैसे ये ऊपर है, इस पर वेट mg नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर को, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? सेंटर पे। तो इसका मतलब है फिर आप क्या करते हो, mg माइनस n इक्वल टू mv²/r, तो n इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r। हाँ मतलब कि आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम जो बनाना है, मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई n ऊपर को था और mg नीचे को था, तो इनका रिजल्टेंट नीचे को, मतलब कि आप mg माइनस n इक्वल टू m, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ये तो अटैच है, वो नीचे को लग रही है, वेट भी नीचे को लग रहा, ठीक है, और सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हर जगह आप इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ, कुछ समझ में अगर ना आया हो तो आप बताओ। ठीक है बेटा, बस एक क्वेश्चन रह गया 14, बस ये भी बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आपका एक्सरसाइज में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 रब कर दूं? देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है भाई बातें नहीं, a heavy particle is suspended by a string of length L, the particle is given a horizontal velocity v0, the string becomes slack at some angle and the particle proceeds on a parabola. Find the value of v0 if the particle passes through the point of suspension. A heavy particle suspended from the string of length L, the particle is given a horizontal velocity v0, the string becomes slack at some angle and the particle proceeds on a parabola. Find the value of v0 if the particle passes through the point of suspension. तो बेटा देखो ये क्या कह रहा है, अब आप जरा ध्यान से सुनना, ये मेरा एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो यहाँ से उसको स्पीड v देता है, और स्पीड v दे करके ये पार्टिकल ऐसे करके पाथ बनाता है और यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँच करके मान लीजिए वो एंगल थीटा पर आ जाता है फ्रॉम द वर्टिकल, और यहाँ पर आकर के उसमें टेंशन खत्म हो जाती है क्योंकि उसने यहाँ पर इस पाथ को फॉलो करना बंद कर दिया। तो जब पाथ फॉलो करना बंद कर दिया तो पक्का टेंशन खत्म होगी ना, जब तक टेंशन है तब तक क्या आपका पाथ है, जब टेंशन खत्म तो उसके बाद वो पाथ नहीं कवर करेगा। तो बेटा जब वो यहाँ पहुँच गया तो यहाँ आकर के उसकी एक सर्टेन जो स्पीड होगी उससे ये पैराबोलिक पाथ क्रिएट करता है। कितना पाथ क्रिएट करता है? पैराबोलिक। और पैराबोलिक पाथ क्रिएट करके बिल्कुल यहाँ से सेंटर पे आकर के टकराता है। तो यहाँ से अगर ये स्पीड v0 इसे दी गई है तो ये v0 बता ये हमें क्या बतानी है? v0। फाइंड द वैल्यू ऑफ v0 इफ द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये थीटा दे रखा, थीटा के टर्म में ही बतानी है, मतलब थीटा भी नहीं दे, थीटा हमने मान लिया,
वी जी और एल के ही टर्म। तो अब आप मेरी बात पे गौर करना, जब ये यहां पहुंचेगा ये वाला स्ट्रिंग तो ऐसे करके होगी, है ना। तो आप बेटा यहां पर ये तो एल है, ये थीटा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ये भी थीटा है। तो बेटा आप कितनी हाइट पे हो, यहां से इस लेवल से कितनी हाइट पे हो, एल प्लस एल कॉस। कितनी हाइट पे हो, एल प्लस एल कॉस। ठीक है जी। तो बेटा यहां से यहां पर तो आपकी टोटल एनर्जी होगी हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस वी। और जब आप यहां पहुंचे तो यहां पर अगर आपकी स्पीड v है तो यहां पर होगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, हाँ एल प्लस एल कॉस। ठीक है जी। अच्छा एक बात और, जब आप यहां पहुंचेंगे तो पक्की बात है आपका वेट mg तो ऐसे काम कर रहा होगा, है ना, और टेंशन t भी ऐसे होगी। ठीक है। तो बेटा t प्लस इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, t प्लस mg cos थीटा और इक्वल टू m v स्क्वायर बाई एल। यहां पर स्पीड v है तो दोनों का सम आपका ये है। अच्छा यहां के बाद हमारी स्ट्रिंग ढीली पड़ गई, तो ढीली पड़ने का मतलब है टेंशन क्या हो गया बेटा, 0। तो इसका मतलब है एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो बेटा यहाँ पर m से m मेरा चला गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, जी एल कॉस थीटा। क्या है बेटा, जी एल कॉस थीटा। तो जी एल कॉस थीटा अगर आया तो मैं इसको इसमें रख सकता हूं, मैं यहां पर रखूंगा बेटा हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ एम जी एल कॉस थीटा प्लस एम जी एल आपका 1 प्लस कॉस थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप एक बात देखो इसमें कि बेटा m m m तो चला गया, यहां पर v नॉट स्क्वायर बाई 2, यहां पर बेटा ये gl cos थीटा बाई 2 और ये gl cos थीटा, तो ये कितना हो गया 3/2 gl cos थीटा और प्लस gl, या एक तरीके से gl इंटू 3/2 cos थीटा प्लस 1। ये यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा उसने तो इसका मतलब मेरा v स्क्वायर क्या आ गया बेटा, मेरा v स्क्वायर आ गया आपका 2gl इंटू 3/2 cos थीटा प्लस 1। लेकिन थीटा तो मैंने माना ना, मुझे थीटा आंसर में नहीं चाहिए, मुझे थीटा आंसर में नहीं चाहिए। तो अब आप देखो ये यहां से ऐसे करके टेंजेंशियल आपका ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे पाथ बना करके यहां पहुंच रहा है, तो इसकी बेटा रेंज एल ही होगी ना, रेंज आपकी क्या होगी, एल। तो रेंज अगर एल है तो उसके हिसाब से अब ये यहां से यहां जैसे पहुंच रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है बेटा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है जी। अच्छा और इसके अंदर जब हम यहां तक पहुंच गए तो बेटा उसमें हाँ ये आप देखो कि ये एल है, ये थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, एल कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये एल साइन थीटा। ठीक है। तो बेटा मैं एक बात आपको बताऊं, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये कितने एंगल पे चलेगा, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें एक बात तो पता है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो एल साइन थीटा है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल कॉस। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका एल साइन थीटा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एल कॉस थीटा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा अब इसमें
अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल जैसे यहाँ पर आपका ऐसे आता है और ऐसे आकर के मान लो ये एंगल थीटा पर, हाँ एक बात और भी है कि जैसे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, आप एक बार देखो यहाँ से अगर वो थीटा एंगल पे जाता था तो वो आपका यहाँ पे जब पहुँचता था तो यहाँ पर भी वो एंगल थीटा पर ही पहुँचता था ना, यहाँ पर भी वो एंगल थीटा पर ही पहुँचता था। तो इसका मतलब है कि ये अगर मान लो यहाँ पर ऐसे करके आया और ये थीटा है तो इसके भी मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, एक तो v cos थीटा और एक v sin, एक तो v cos थीटा बना सकता हूँ, v sin थीटा बना सकता हूँ। हाँ वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ दिमाग से निकल गई कि अगर ये थीटा एंगल पर यहाँ पर आया है ना तो थीटा एंगल पर ही प्रोजेक्ट होता है, जितने एंगल पे जाता है उतने एंगल पे वापस आता है, ये बात है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बनाऊंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बनाऊंगा। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में मैं यहाँ पर अगर जैसे ऐसे कहूँ कि आपका जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि हाँ पहले तो हॉरिजॉन्टल के लिए लगा करके देख लेते हैं, ये आपका क्या होगा देखो L sin थीटा इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी, है ना भाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s आपका कितना है L sin थीटा हॉरिजॉन्टल में, तो L sin थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी। और जो नीचे आ रहा उसके लिए बेटा यहाँ पर आपका L cos थीटा इज इक्वल टू वो ऊपर को है माइनस के v sin थीटा इंटू टी, और आपका g भी नीचे को है, g भी नीचे को, ये तो ऊपर का था नेगेटिव ले लिया, हाँ तो g नीचे को तो पॉजिटिव ले लिया, तो हाफ ऑफ g। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इससे आप निकालेंगे बेटा थीटा, इससे आप निकालेंगे थीटा। तो थीटा आपका जो निकल करके आता है वो आपका बेटा आता है √2। थीटा कितना आता है √2, ठीक है। वैसे मैं एक बात बताऊं, इसको जैसे दे रखा हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको एक चीज और भी कर सकते हैं, क्या कि बेटा जैसे r है मेरा l है, तो l इज इक्वल टू आपका v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो v स्क्वायर मेरा ये आ गया, v स्क्वायर मेरा क्या आ गया ये। अब v स्क्वायर मेरा क्या है gl cos थीटा भी है, तो बेटा l इज इक्वल टू आपका gl cos थीटा साइन 2 थीटा और अपॉन g। तो बेटा g से g चला गया और l से l चला गया, तो ये हमारा भाई क्या आएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो बेटा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो बेटा 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा ये मेरा 2 साइन थीटा और माइनस आपका साइन क्यूब थीटा, ठीक है भाई, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, ये भी आ सकता है। तो बेटा यहाँ पर मैं 2 साइन क्यूब थीटा और माइनस के 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। तो जब ये मेरी इक्वेशन बन गई तो इसको मुझे सॉल्व करना है, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड भी कर सकते हो। अगर उसने tan थीटा √2 निकाल रखा है, तो tan थीटा अगर √2 है तो sin थीटा कितना होगा √2 अपॉन √3 होगा या नहीं होगा, ये √2/1 √2/√3 तो होगा। तो इसका मतलब √2/3 इसका देखना है या नहीं भाई, 2 इंटू आपका 2√2 और डिवाइडेड बाई 3√3 और माइनस के 2 इंटू √2 अपॉन √3 प्लस 1। तो देखना ये आ रहा है इसका, देखना भाई अगर मैं इसमें से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ ये 3√3 या 1 मिनट इसमें से √2/√3 तो कॉमन ले लो,
तो बेटा ये क्या बचा 4/3 और -2 और +1 ये माइनस के 2/3 नहीं है नहीं आ रहा है। लेकिन इससे आना चाहिए b² की वैल्यू sin 2θ × cos θ = 1। तो अगर हम इसमें ये इक्वेशन बन रही है तो हम 2 sin θ इससे हमारी जो वैल्यू है वो हमारी 1/2 और आपका tan² θ = 1 आ रहा है। ऐसा कुछ बन सकता है क्या? अगर हम इसमें जैसे sin θ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, जैसे आपका 2 sin θ = sec² θ और 2 sin θ = 1 + tan² θ, तो 1 + tan² θ = 2 sin θ। और ये अगर हमारी इक्वेशन बने और tan θ की वैल्यू वो निकाल रहा है तो यहाँ तक है। इसमें